नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय यार अनूप में। तो आइए हम लोग पढ़ने वाले हैं आज अपने फिर से इस वीडियो में फिजिक्स फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कूलाम के नियम को पढ़ लिया था। तो आज हम लोग आवेश और उसकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे और साथ में वैद्युत क्षेत्र क्या है और उसकी तीव्रता कितनी होती है और उसके तीव्रता के लिए व्यंजक, सारी इन चीजों का निगमन करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। तब तक आप सभी लोग जो नए हैं वो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और बाकी जो पुराने बच्चे वो भी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज हमको पढ़ना है जो है वैद्युत बल रेखा क्या होता है, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं ये चीज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ध्यान समझिए। एरिया कहते हैं किसका, सिंपली भाषा में आपको बता दूं। आपने मूवी बहुत देखा होगा, मूवी लगभग सब लोग देखते हैं। ठीक, तो वहां पे जो विलन होता है वो कहते हैं ये मेरा एरिया, इसमें मैं राज करूंगा, तुम नहीं आ सकते इसमें। ठीक है, मैं, ये मेरी एरिया है, मेरा एरिया, मैं इसमें हफ्ता वसूल करूंगा, ऐसे करते हैं ना। तो एरिया का मतलब होता है जहां पर उसका गुण विद्यमान हो या उसके पाए जाने की संभावना हो। ठीक है, जैसे मेरा गांव राहा टिकर है, तो लोग कहते हैं फला आदमी राहा टिकर में मिल सकता है। ठीक है, या वो आदमी वहां पे मिल सकता है, तो जहां पे उसके पाए जाने की संभावना है वही उसका एरिया होता है। ठीक, तो आज हमको पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, जहां पे वैद्युत आवेश के गुण पाए जाने की संभावना हो। ठीक है, या जहां पे वैद्युत आवेश का गुण पाया जाए वही चीज क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं ये आवेश रखा प्लस आवेश, तो आप जानते हो ये आवेश दूसरे धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा और अन्य ऋण आवेशों को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, तो इसका गुण पाने का मतलब इसके चारों ओर एक ऐसा फील्ड होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहां पर ये क्या करता है, उसको प्रतिकर्षित कर देता है या उसे आकर्षित कर देता है। मतलब अगर धन आवेश है तो उसको क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा, या ऋण आवेश है तो उसको आकर्षित कर देगा। इसके चारों तरफ ऐसा एक एरिया होता है। ठीक है, जहां तक ये अन्य आवेशों को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। तो इसके चारों ओर का इसी एरिया जो है, ये जो एरिया इसके चारों ओर, यही एरिया ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वो अन्य आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वो अन्य आवेशों को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, डिफाइन कैसे करेंगे, तो किसी किसी आवेश, और इसको मैं ऊपर लिखता हूं थोड़ा सा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों को मिला के बोलते हैं वैद्युत बल। तो उस पर वैद्युत बल कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ये है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी आवेश है, उसका ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, इसके अंदर अगर हम किसी परीक्षण आवेश को लाए, एकांक धन परीक्षण आवेश को,
अब एकांक धन परीक्षण आवेश क्या है? ऐसा आवेश जिसका परिमाण 1 कूलाम, ऐसा आवेश जिसका परिमाण 1 कूलाम हो और वो धनात्मक हो, धनावेश हो, तो ऐसे आवेश को एकांक धन परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण का मतलब जिसका उपयोग केवल परीक्षण करने के लिए किया जाए, पता लगाने के लिए कि यहाँ पे बल लग रहा है कि नहीं लग रहा आवेश पर, तो जो आवेश हम लाएंगे चेक करने के लिए उसी आवेश को बोलते हैं परीक्षण आवेश। ठीक, तो इस परीक्षण आवेश के ऊपर यहाँ पे जितना बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के अंदर, उसी को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो डिफाइंड कैसे करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो देखो किसको कह रहे हैं हम, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर, तो एकांक अगर लग जाए तो उसको बट्टे में लिखना है आपको। ठीक है, तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, बल यानी F को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसी बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसलिए इसको किससे लिखना है आपको, ई से लिखेंगे क्योंकि इंटेंसिटी है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसलिए इसको किससे लिखेंगे, ई से। और किसको कहते हो, तो लगने वाले वैद्युत बल को कहते हो ना। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। और किस पर लगने वाला बल, तो एकांक धन परीक्षण आवेश। तो एकांक अगर लगाए तो बटे में लिखना है। कौन, किसको बटे में लिखना है, परीक्षण आवेश को, अर्थात क्यू नॉट को बटे में लिखेंगे। ठीक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक, तो ई का जो मात्रक होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एफ है ऊपर, एफ का मात्रक, या बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन प्रति आवेश का मात्रक कूलम। इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक, आवेश का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, नेक्स्ट है अगला टॉपिक, बीमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या हो जाएगी। तो बीमा लिखने के लिए पहले आप बल की बीमा लिखो। क्या होता है बल की बीमा, mLT-2। ठीक, बटे आवेश की बीमा क्या होती है, AT होती है, तो बटे AT कर दो। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो पहले m लिखेंगे, तो m l है, l लिखेंगे, t की घात नीचे 1 है, ऊपर जाएगा -1, पहले से -2 है, अब -1 और आ जाएगा तो -3, a की घात 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसके पहले हमको एक टॉपिक और पढ़ना था, उसको पढ़ लेते हैं, कि मैं ध्यान नहीं दिया। तो हम लोगों को पढ़ना है अभी वैद्युत बल रेखा, ठीक, जिसको क्षेत्र रेखा भी कहते हो आप। तो क्षेत्र पढ़ लिया तो क्षेत्र रेखा भी पढ़ लो। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है, ये इसको जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है ये होता है काल्पनिक निष्कोण वक्र है वो। ठीक है, होता क्या है कि वैद्युत आवेश है, कोई धन आवेश रखा है, तो इससे सभी दिशाओं में ऐसे काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, और इस काल्पनिक रेखा के ऊपर से एकांक धन परीक्षण आवेश चलता रहता है। ठीक है, और इसी रेखा को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखा। और ये रेखा ना उतनी दूर में विद्यमान होती जितनी दूर में होता है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये रेखा वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, मतलब जितनी दूर में रेखा उतनी दूर में वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक, और दूसरी बात, ई रेखा ना
दिखती नहीं है, तो जो दिखे ना वो अदृश्य होती है, और जो अदृश्य हम उसकी केवल कल्पना मात्र करते हैं। तो ये जो रेखा है वो काल्पनिक है। कैसी है? काल्पनिक है। ठीक। तो जो वैद्युत बल रेखा है काल्पनिक होती है और कहीं भी इसमें कोई कोण नहीं बनता है, ऐसे वक्राकार चलती है। जब भी चलते हैं कैसे चलती है? वक्राकार चलती है, इसमें कोण नहीं होता है। तो काल्पनिक है, कोण जिसमें ना हो वो कैसा होता है? निष्कोण। जब बिना कोण का है तो कैसे होगा? वक्राकार होगा। ठीक है, निष्कोण वक्र है। ठीक है, और ये करती क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो वैद्युत वैद्युत बल रेखा या क्षेत्र रेखा वे काल्पनिक निष्कोण वक्र है। क्योंकि काल्पनिक निष्कोण वक्र होती है, वक्राकार होती है, तो वक्र है, काल्पनिक है क्योंकि दिखती नहीं है, निष्कोण है मतलब इसमें कोई कोण नहीं बनता। तो वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जो जो वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती है, बिना रुके हुए अविरत प्रदर्शन प्रदर्शन करती है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखा का डिफिनीशन क्या आ जाएगा? वैद्युत क्षेत्र रेखा वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जो वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती है। ठीक, नेक्स्ट है, अब इसके गुण पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या पढ़ना है? गुण पढ़ना है। तो आइए हम आपको थोड़ा सा इसके गुण समझाते हैं। ठीक है, ये जैसे कोई यहाँ पे प्लस आवेश रखा है, तो क्या करती है ना, बल रेखा ऐसे प्लस आवेश से निकलती है और जहां कहीं ऋण आवेश होता है उसमें जाके प्रवेश करती है। ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, ऐसे कुछ होती है। ठीक है, ठीक, कहीं भी अगर धन आवेश है तो उसमें सदैव इससे धन आवेश से बल रेखाएं निकलती रहती हैं, जहां कहीं ऋण आवेश है उस ऋण आवेश में सदैव बल रेखाएं क्या करती रहती हैं? प्रवेश करती रहती हैं। ठीक, तो इसके गुण क्या क्या है ध्यान समझो। पहली बात तो धन आवेश से निकलती, ऋण आवेश में प्रवेश करती है। ठीक, दूसरी बात ये काल्पनिक होती है, दिखाई नहीं देती। और तीसरी बात इसमें कहीं कोई कोण नहीं बना है। चौथी बात ये एक दूसरे को कहीं पर काट नहीं रही है। ठीक है, पांचवी बात अगर इसकी इस पर हम कहीं भी किसी भी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींचे तो वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, तो इन सारी बातों को ही हम जोड़कर लिख देते ही हो जाता है बल रेखाओं के गुण। ठीक है, ये क्षेत्र रेखाओं के गुण, क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है, तो सबसे पहला गुण कहां से निकली? धनावेश से निकली। ठीक, तो ये धन आवेश से निकलती है, ये धन आवेश से निकल कर कहां प्रवेश कर रहे हैं? ऋण आवेश में निकल कर ऋण आवेश में प्रवेश करती है। ठीक, तीसरी बात दिखती नहीं है तो काल्पनिक है। तो दूसरी बात क्या ये? काल्पनिक है। ठीक है, कोई कोण नहीं बना तो निष्कोण है, निष्कोण है। ठीक है, काल्पनिक निष्कोण वक्राकार होती है, वक्र है। ठीक है, क्या है? काल्पनिक निष्कोण वक्र है। ठीक, तीसरा गुण इसका क्या हो जाएगा? क्या ये एक दूसरे को कहीं पर काटती हुई दिख रही है? नहीं दिख रही है ना, तो ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती है, नहीं करती है। ठीक, ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। ठीक है, चौथा गुण इनका क्या है? चौथा गुण इनका क्या है भाई? ठीक है, इन पर ना किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है, वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा
उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक, पांचवा गुण, यहां देखो आवेश के पास से पास है और दूर जाते ही क्या हो गई है, फैल गई है। ठीक है, तो ये आवेश से दूर जाकर फैल जाती है, आवेश से दूर जाकर फैल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं साइड हो गया था। तो अब आपको पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं, वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर आवेश पर कितना बल लगेगा उसका फार्मूला निकालना, जिसको वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, अब समझते हैं, ध्यान से इधर देखिए। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश रखा है, उस पर लगने वाले बल को बताना है आपको कितना लगेगा। ठीक है, अभी अभी आपने सूत्र पढ़ा था किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक पढ़ा था ना आपने, E = F/Q। ठीक, नॉट। तो अब आपको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर बल कितना लगेगा, Q नॉट भाग में इधर आएगा गुणे में। ठीक है, तो कितना लगेगा, या बराबर EQ नॉट लगेगा। ठीक है, या बराबर EQ नॉट न्यूटन लगेगा। ठीक, इतना बल लगेगा। डिफाइन कैसे करेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा आवेश की मात्रा के गुणनफल के बराबर वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल कार्य करता है। ठीक है, ऐसे कह सकते हो कि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्र के भीतर रखे आवेश की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या पढ़ना है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है हमको। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए फिर आगे चला जाए। तो आइए अब हम पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है आपको। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो देखो, ये है एक बिंदु आवेश। ठीक है, यहाँ पे माना क्यू कूलाम का यहाँ पे रखा हुआ एक बिंदु आवेश। और इस बिंदु आवेश से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये बिंदु क्या है अपना, P। ठीक है, तो माना एक आवेश Q है। ठीक है, माना कि एक आवेश Q से
r दूरी पर स्थित बिंदु स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको बताना है कि बिंदु P है, यहाँ पे एक क्यू कूलाम का आवेश रखा हुआ है, उससे बिंदु P पर यानी कि r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ये चीज आपको पता करना है, ज्ञात करना है, बताना है। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डेरिवेट करेंगे, पता करेंगे कि यहाँ पे अगर हम एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखें तो उस पर बल कितना लगे, क्योंकि आप जानते हैं ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, ऐसा आपने पढ़ा। ठीक है, तो इसके कारण ना यहाँ इस आवेश पर बल कितना लगेगा ये पता करना है। ठीक, तो क्यों आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल, ठीक, तो कितना हो जाएगा, कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर होता था। तो एक आवेश का परिमाण Q है, दूसरे का Q नॉट है, तो Q1 के स्थान पे Q लिखेंगे और Q2 के स्थान पे Q नॉट बटे बीच की दूरी का वर्ग, तो कितना है r है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, बल पता चल गया, इतना न्यूटन का बल कार्य करेगा। ठीक है, अब पता करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ होगी कितनी। अच्छा, मैंने बल निकाला क्यों था, तो आपने पढ़ा था ना, E बराबर F अपान Q नॉट। ठीक, तो अगर हमको F पता चल जाए तो इस सूत्र में हम F की वैल्यू रख के E निकाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले क्या निकाला, F निकाला। ठीक है, तो चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लेते हैं। कहाँ पे, वो भी बिंदु P पर। ठीक है, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो जानते हो ना, इज इक्वल टू क्या होता है, F अपान Q नॉट, और F की वैल्यू क्या पाए हो आप, तो इज इक्वल टू F का मान मिला ना आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान r स्क्वायर, और बटे में क्या है Q नॉट। चलो Q नॉट से Q नॉट हो गया कैंसिल आउट, तो बचा क्या आपके पास, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो गया आपको। ठीक है, तो बोर्ड पे ना थोड़ा पानी लग गया है, इसलिए मार्कर सही से चल नहीं रहा। ठीक है, तो फिलहाल चीजें दिख रही हैं, अच्छे से विजुअल है, इसमें कोई समस्या नहीं है, और जहाँ नहीं दिख रहा मैं उसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है, हाँ चीजें दिख रही हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए फिर हम आगे चलते हैं, अब हमको पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए तेज कर देता हूं इसको मैं। अगर आपको लग रहा हो कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ तो देखो, क्योंकि मेरी स्पीड ना थोड़ा सा तेज है, जल्दी जल्दी में चीजों को बोल जाता हूँ, तो इस वीडियो में सेटिंग होता है यूट्यूब पर। ठीक है, वहाँ बगल में दिखता है ना 3 डॉट, वहां पे जाइएगा और वहां पे जो है स्पीड सेटिंग के लिए ऑप्शन आता है, तो वहां पे जो है थोड़ा सा एक स्टेप कम कर लीजिएगा, मैं धीरे धीरे पढ़ाने लगूंगा, और जिसको जल्दी जल्दी पढ़ना है एक स्टेप बढ़ा देना, 2x की स्पीड कर देना, मैं दुगना रफ्तार से पढ़ाने लगूंगा। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो पहले हम वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि अगर हम जो है दो विपरीत प्रकृति के आवेश और मात्राएं उनकी समान हो, ठीक है, जैसे एक धन आवेश है और दूसरा क्या है, ऋण आवेश है, अगर इन दोनों को एकदम
एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दे। अल्प दूरी का मतलब एकदम समीप में रख दे, ठीक है। तो इसी आवेश के निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। डिफाइंड कैसे करेंगे? तो यदि हम जो है दो विपरीत प्रकृति और मात्रा में समान आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दें तो आवेशों के इसी निकाय को ही क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये मार्कर हो गया धन आवेश और ये हो गया ऋण आवेश, इन दोनों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिया जाए और इनकी मात्राएं समान है, ठीक है, तो इसी निकाय को ही हम क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? यदि यदि विपरीत प्रकृति तथा मात्रा में समान आवेश को, विपरीत प्रकृति तथा मात्रा में समान दो आवेशों को, मात्रा में समान दो आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दें, अल्प दूरी पर रखें तो अल्प दूरी पर रखें तो आवेशों की इस निकाय को, आवेशों के इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आवेशों के इस निकाय को क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जाइए जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैंने जो है प्लस क्यू और माइनस क्यू कूलाम के आवेशों को एक दूसरे से 2l दूरी पर रखा है। अल्प दूरी क्या है? 2l है। जैसे कि ये एक आवेश है प्लस क्यू का और इससे ठीक 2l दूरी पर एक आवेश है। मैंने 2l क्यों माना? क्योंकि इसका बीच का एक केंद्र होगा जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो उस शून्य बिंदु से इधर की इस आवेश की दूरी l और उस शून्य बिंदु से उस अगले वाले आवेश की भी दूरी कितना है? l है, ठीक है। वो माइनस का आवेश है ये वाला, ठीक। तो इन दोनों आवेशों की मात्राओं में से किसी एक आवेश की मात्रा तथा इसके बीच की ये जो दूरी है इसी का जो गुणनफल आता है उसी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को? वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिखते किससे हैं? तो इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिखते हैं P से और P बराबर हो जाएगा दोनों आवेशों की मात्राओं में से किसी एक आवेश की मात्रा। तो दोनों क्यू कूलाम के बस फर्क इतना है कि एक प्लस क्यू का है दूसरा माइनस क्यू का है, एक प्लस क्यू का है दूसरा माइनस क्यू का है, इसलिए एक आवेश की मात्रा क्यू हो जाएगी तथा दोनों के बीच की दूरी के, तो दोनों की बीच की दूरी कितना है? 2l है। तो गुणे क्या कर देंगे? 2l कर देंगे और इसका जो गुणनफल आएगा P बराबर 2ql, ठीक है। तो यही होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है।
और इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, तो इसका मात्रक ये देखो क्यू है इंटू यल है ना, क्यू का मात्रक क्या होता है कूलाम, यल का मात्रक मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, कूलाम मीटर हो जाएगा। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और उसकी फार्मूले और मात्रक हो गया। ठीक, इसकी अगर बीमा निकालनी हो तो चलो बीमा भी निकाल देते हैं। ठीक, किसकी बीमा चाहिए आपको, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, अरे क्या हो जाता है यार, द्विध्रुव आघूर्ण का की बीमा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा। ठीक है, तो बीमा कैसे निकालेंगे, ध्यान देखो, आवेश की बीमा लिखना है, क्या लिखना है, आवेश की बीमा क्या जानते हो, एटी, ठीक है, इनटू यल है, यल की बीमा क्या होती है, एल होती है ना, यल दूरी है, लंबाई है, इसकी बीमा यल होती है। ठीक है, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एम एल टी, फिर ए लिखा जाता है तो एम है नहीं, एल है, एल लिख लो, फिर टी है, टी लिख लो, फिर ए, एल टी ए हो जाएगी इसकी बीमा, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एल टी ए हो जाएगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है टॉपिक का नाम, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है नेक्स्ट टॉपिक आपका, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसमें जो है ना तीन कंडीशंस है, नंबर एक है अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और अन्य स्थिति। तो आइए बारी बारी से किक को जानते हैं और उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो नंबर एक है आपका अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति का मतलब होता है अक्ष पर, और वो भी वैद्युत द्विध्रुव की दिशा में। तो मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव की दिशा नहीं बताया अभी, तो वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है वैद्युत द्विध्रुव की दिशा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक वैद्युत द्विध्रुव को मैं यहाँ रख देता हूँ, एक वैद्युत द्विध्रुव का आवेश का जो मान है उसमें से जो ऋण आवेश उसको आप सदैव अपने बाएं हाथ की तरफ रखो, डेरिवेशन में कभी कोई त्रुटि नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या रखिए आप, माइनस आवेश को, और ये इसका केंद्र हो गया O, और इससे उतनी ही दूरी पर यहाँ पे हम रख देते हैं प्लस आवेश को। ठीक, अब देखो केंद्र से इस आवेश तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, L है, और इस आवेश तक की डिस्टेंस भी कितना है, L है। ठीक, और अब इसका अक्ष कहाँ होगा, तो दोनों आवेशों से होकर गुजरने वाली रेखा ही क्या है, इसका अक्ष होता है, और वो भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन में, तो वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन क्या होता है कि माइनस से प्लस आवेश की ओर, और इस दिशा में इन दोनों से होकर गुजरने वाली रेखा ये हो जाएगी। ठीक, और इसी रेखा के यहाँ पर एक बिंदु P है जो कि इसके केंद्र से कितना दूरी पर है, R दूरी पर है। ठीक है, इसी बिंदु P पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो इस डेरिवेशन को मैं डेरिवेशन नहीं बल्कि एक सवाल मान के चल रहा हूं। ठीक है, एक बिंदु आवेश ये दिया है प्लस क्यू, ठीक है, एक बिंदु आवेश ये दिया है प्लस क्यू, इसके कारण, और साथ में एक यहाँ पे ऋणावेश दिया है माइनस क्यू, इसके कारण, दोनों के कारण मिलाकर
इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को करने से पहले हम लोगों को कुछ चीजें लिखनी होती। कैसे क्या लिखना है, तो पहले लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके एक आवेश माइनस क्यू और उससे ठीक 2l दूरी पर दूसरा आवेश प्लस क्यू है, और इस वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन में एक बिंदु P है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसको हमने कहा ना एक सवाल मान लीजिए, ये डेरिवेशन नहीं है बल्कि क्या है, एक सवाल है, और इसे सवाल मानकर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैं धनावेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण मैंने बताया ना सूत्र क्या होता है, E = 1/4πε0 Q/r², पढ़ा है ना आपने। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे माना प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E1 है। कितना है, वैद्युत क्षेत्र E1 है। ठीक है, और अगर E1 है तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0, आवेश कौन है, क्यों है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि, इसलिए इसमें हम प्लस माइनस का मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, क्यू है, क्यू से P पर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1/4πε0, क्यू क्या है, आवेश की मात्रा, तो क्यू है, क्यू रख देते हैं बटे में ये r² क्या है यार, बीच की दूरी का वर्ग है ना, किसके, बिंदु P और वहां आवेश जहां रखा है उसके बीच की दूरी। तो आवेश यहाँ रखा है, बिंदु P यहाँ पे, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ये इतनी है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक है। और ये इतना एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है, L एक्स्ट्रा है। L को घटा दो R में से, L को R में से घटा दो तो क्या हो जाएगा, R - L हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से माना -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E2 है। कितना है, E2 है। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा E2 बराबर 1/4πε0 Q अपान, देखो आवेश की मात्रा यहाँ भी Q है, अपान फिर दूरी ना, तो जब यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक R और यहां से यहां तक L, तो टोटल कितना हो जाएगा, R + L। ठीक है, तो R + L का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक, परिणामी वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे कितना होगा, तो इसकी डायरेक्शन पता करना पड़ेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि, और सदिश राशियों को दिशाओं के आधार पर जोड़ा घटाया गुणा भाग किया जाता है, जोड़ा अथवा घटाया जाता है। ठीक, तो ध्यान देखिए यहाँ पे मैं परीक्षण आवेश रखूंगा +Q0, तो उसको ये धनावेश प्रतिकर्षित करेगा, तो धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो इधर आ जाएगी। तो धनावेश के कारण मैंने कितना माना, E1, तो ये हो जाएगी E1 की डायरेक्शन। ठीक, और यहाँ पे ये ऋण आवेश इस परीक्षण आवेश को अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इधर आ जाएगी, और इसके कारण मैंने माना कितना है, E2, तो E2 की डायरेक्शन इधर, E1 की डायरेक्शन उधर, दोनों विपरीत दिशा में, जब दो सदिश विपरीत दिशा में हो तो अधिक परिमाण वाले सदिश में से न्यूनतम परिमाण वाले सदिश को घटा देना चाहिए, तो आ जाता है परिणामी वैद्युत क्षेत्र, और उसकी जो डायरेक्शन है वो अधिक परिमाण वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से जिसकी दूरी नजदीक है उसकी तीव्रता ज्यादा होगी। ठीक है, जो कम दूरी पर उसकी तीव्रता अधिक होगी, तो +Q कम दूरी पर है, अर्थात E1 का मान ज्यादा होगा और E2 का मान कम होगा, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा E1 - E2, क्योंकि E1 ज्यादा E2 कम है। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे तो E बराबर मिलेगा, E1 कितना है, 1/4πε0 Q अपान R - L का होल स्क्वायर, माइनस E2 कितना है, तो 1/4πε0 Q अपान R + L का होल स्क्वायर। ठीक,
कॉमन क्या है दोनों में, जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेते, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू कॉमन है तो बचा क्या 1/r - l का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या बच रहा है तो 1/r+l का होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा, तो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आपका। ठीक है, क्यों ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा आपको, तो 1 ध्यान से देखिए, इसमें r-l का स्क्वायर, इसमें r+l का स्क्वायर, ऐसा सिंपल ही नहीं हल होगा, तिर्यक गुणा करेंगे। इसका गुणा एक में होगा तो क्या मिलेगा r+l का होल स्क्वायर, माइनस इसका गुणा एक में करेंगे तो r-l का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या मिलेगा a+b a-b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, तो r² - l स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, आगे चलिए, तो ये मिलेगा आपको E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों a+b का होल स्क्वायर बन रहा है, इसको तोड़ो जरा, तो होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, और माइनस इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये मार्कर थोड़ा सा लाइट हो गया है तो दूसरा ले लेता हूं मैं, तो इसको तोड़िए जरा, तो ये हो जाएगा आपका r², आगे माइनस इसलिए ब्रैकेट में लगा के लिखना, r², और ये प्लस a-b का होल स्क्वायर बनाते हैं, a² + b² होता है तो प्लस l² -2ab होता है तो -2rl हो जाएगा। ठीक है, बटे में इसको ऐसे पढ़े रहने दो, r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक, ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो E बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू, ये हो जाएगा r² + l² + 2rl, और ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो माइनस का अंदर गुणा होगा, तो जितने प्लस उतने माइनस हो जाएंगे, जितने माइनस वो सब प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का r² मिलेगा, ये माइनस का l², ये माइनस का 2rl था तो प्लस का 2rl हो जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या है आपका r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, जो कट रहा है उसको काट दो, तो माइनस का r² प्लस का r² कैंसिल, प्लस का l² माइनस का l² कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया, जो बचा उसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका E बराबर मिलेगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, और क्यू मिलेगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ देखो 2rl है और यहाँ पे 2rl है, 2rl क्या हो जाएगा 4rl हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे सीधा सीधा 4rl अपान r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक, आगे चलते हैं, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों का गुणा जब 4rl में करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इसमें से 4 में से 2 निकाल लिया, फिर क्यों और यहाँ का ये उठा लाया, बचा क्या 2r, क्या बचा 2r ना, 2 दूना 4, r हो गया और यल हो गया, क्यों हो गया। ठीक, बटे क्या मिलेगा आपको r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक है, जहां आप जानते हो ना p बराबर 2ql होता है, पढ़ा था p बराबर क्या पढ़ा था 2ql, तो इसके स्थान पर हम p रख सकते हैं, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और p इंटू 2r अपान, या 2 को आगे कर देते इसमें गुणा कर देते, तो 2p इंटू r अपान r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक, जरा ध्यान से देखिए, r यहाँ से यहाँ तक है और यल ये इतना दूर है, तो चित्र में इतना दिख रहा है ना, बाकी रियल में ना जब दोनों आवेश सटे होंगे तो उनका आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी, सटे हैं तो बहुत कम होगा ना। ठीक है, तो जहां, ठीक है, ये जो r है ना r², इसकी तुलना में ये l² बहुत छोटा है। ठीक, अतः l² को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, को छोड़ने पर जो बहुत छोटी राशियां होती है उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है जोड़ने घटाने का, तो इसको हम छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको, E बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p इंटू r बटे, इसको जब छोड़ देंगे तो r² का स्क्वायर यानी r⁴, एक घात से एक घात यहाँ की कैंसिल हो जाएगी, तो E बराबर मिलेगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r³, ये हो जाता, और इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, तो ये हो जाता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अक्षीय स्थिति है क्या, तो दोनों आवेशों से वैद्युत द्विध्रुव की दिशा में जो बिंदु मिलेगा वो गुजरने वाली रेखा पर,
उसी को ही हम अच्छी स्थिति में कहते हैं। ठीक, और ये हो गया उसके व्यंजक का डेरिवेशन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें दो चीजें और बच रही है चैप्टर में, बहुत थोड़ी सी बात और बची हुई है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति और अन्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, और थोड़ा सा वैद्युत आघूर्ण पढ़ना है। तो 3 टॉपिक्स और बचे हुए हैं, तो जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी बच्चों की शिकायतें आ रही थी कि सर जी वीडियो बहुत लंबा है, हम ऊब जाते पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ब्रेक करते हैं यहीं पे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से गुड बाय। और थोड़ा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा सा दोस्तों में शेयर करिए।